अस्सलाम वालेकुम। न्यू टेलीविजन की ये मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर से खुसूसी ट्रांसमिशन फरीद रईस आपको खुश आमदीद कहता है। न्यू टेलीविजन की इलेक्शन ट्रांसमिशन एक बड़ी ट्रांसमिशन है और आज़ाद जम्मू कश्मीर के में बिल्कुल मरकज के अंदर मुजफ्फराबाद से ये ट्रांसमिशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, पोलिंग का आगाज हो चुका है और आज यहां से इस ट्रांसमिशन को करने का मकसद यह है कि इससे पहले हमारे नुमाइंदगान, हमारी ट्रांसमिशंस इन हाउस, तमाम करस्पॉन्डेंट्स आपको लम्हा ब लम्हा तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। एक ऐसा इंतखाब है आज़ाद कश्मीर का जहां पे काफी ज्यादा सनसनीखेजी देखी गई, जहां पे जोश व खरोश देखा गया, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडरशिप थी वो यहां पर आई, अपने वोटर्स के सपोर्टर्स के लहू को गरमाया और काफी कांटेदार मुकाबलों की भी आज तवक्को यहां पर की जा रही है। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं जिस जगह पे मौजूद हैं, जहां से हम ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचा रहे हैं, ये मुजफ्फराबाद में मौजूद सुप्रीम कोर्ट चौक जहां पर हम मौजूद हैं। मेरे अकब में यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, उसके साथ ही हाई कोर्ट है, फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो कानून साज असेंबली है वो यहाँ पर मौजूद है, उसी तरीके से जो मिनिस्टर्स ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो तमाम सूरत हाल है जो कि आज यहाँ पर पोलिंग हो रही है। मजमूई तौर के ऊपर जो 45 नशिस्तें हैं उनके ऊपर आज वोट डाले जा रहे हैं। 33 नशिस्तें वो हैं जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर की हैं और जो 12 नशिस्तें हैं वो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं। कमोबेश 700 से ज़ायद या 704 जो उम्मीदवार हैं वो आज इस इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। मजमूई तौर के ऊपर अगर हम टोटल वोटर्स की बात करें तो 32,20,793 वोटर्स मौजूद हैं जो इलेक्शन कमीशन के आदाद और शुमार हैं उसके मुताबिक, जिसमें से मर्द वोटर्स की तादाद 17,52,788 है। जो खवातीन वोटर्स हैं वो 14,68,005 वोटर्स हैं और कुल जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तादाद 6,139 या 6,139 है। आज बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि यहाँ पे इन इंतखाबात के अंदर जो कैंपेन रही है, जिसके अंदर मरियम नवाज शरीफ यहाँ पर आई, बिलावल भुट्टो जरदारी आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर लीडरशिप आई। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले तक अभी हमने देखा कि आखिरी दिनों के अंदर वजीर आजम इमरान खान यहाँ पर आए। इससे पहले अगर हम देखें यहाँ पे 2016 के मुकाबले में जो ये इंतखाबात थे काफ़ी ज़्यादा इसको कवरेज भी ज़्यादा मिली है, जोश व खरोश भी यहाँ पर ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मरकज के अंदर है। 2016 में जब इंतखाबात हुए तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में नून लीग की हुकूमत कायम हुई और अब 2018 के बाद 2018 के इंतखाबात में जहां विफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, वहां अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात क्या रिजल्ट या क्या नताइज सामने आते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि विफाक में जिसकी हुकूमत बनती है या जिसकी हुकूमत होती है उसी जमात की हुकूमत जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी होती है। ये देखना होगा आज क्या कोई अपसेट होता है या जो रीत और रिवायत चलती चली आ रही है ये उसी तरीके से रीत चलती आएगी। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर, मुशीर, इन सब का यह दावा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर आज होने वाले इंतखाबात के नतीजे में पीटीआई की हुकूमत आएगी। लेकिन देखना यह होगा कि कितनी नशिस्तें हासिल कर सकेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून कितनी नशिस्तें लेकर जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि बिलावल ने भी काफी ज्यादा कैंपेन की है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के समय कितनी नशिस्तें आएंगी। क्या एक सादी अक्सरियत से पीटीआई हुकूमत बना सकेगी या फिर इत्तेहादियों को साथ में मिलाना पड़ेगा। ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर आज हम तज्जिया भी करेंगे। यहाँ पर हम बैठ के बात ये भी करेंगे कि वो कौन से कांटेदार हल्के हैं जहाँ पे ऊपर कांटेदार मुकाबलों की तवक्को है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मीरपुर की बात करें तो वहाँ पे साबिक वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं। इसके अलावा भी दीगर जो कैंडिडेट्स हैं, कौन लोग पीटीआई में जिन्होंने शमूलियत बाद में इख्तियार की, पीटीआई ने क्या अपने नजरियाती जो कारकुनान हैं, जो वर्कर्स हैं, क्या उनको पसे पुश्त डालकर क्या नए उम्मीदवारों को या उन इलेक्टेबल्स या उन लोगों के ऊपर उनको टिकट दिए जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये गुमान था, ये यकीन है कि वो इंतखाबात में जीत यकीनी बना सकेंगे। इन सब पर बात करेंगे और यहाँ पर मेरे साथ जो बात करने के लिए मौजूद हैं, सबसे पहले सजाद क़य्यूम साहब है जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब के अंदर, इनसे बात करेंगे। क्योंकि नाज़रीन, सहाफ़ती निगाह से एक सहाफ़ी जिस तरीके से एक इंतखाबी अमल की कवरेज करता है अनबाइस्ड होकर और सहाफ़ती निगाह से, हम बुनियादी तौर के ऊपर आज की जो कवरेज यहाँ से है
सहाफती निगाह से आपको वो तमाम हकायक बताएंगे, वो तमाम तज्जिए बताएंगे कि यहाँ हुआ क्या, यहाँ हो क्या रहा है और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर यहाँ की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। बहुत शुक्रिया आपका सजाद साहब, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ जो है वो सरदार जुल्फ़िकार साहब, ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ मुजफ्फराबाद यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपके साथ आपकी जो तमाम कंट्रीब्यूशन हैं हमारे के साथ, तो वो तमाम चीज़ें डिस्कस करते रहे हैं और साथ साथ ये तमाम चीज़ों के लिए हमारी टीम और साथ यहाँ पे तमाम चीज़ों के लिए जो सरदार साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे हम। और साथ मेरे साथ मौजूद है तारिक नक्काश साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ से वाबस्ता है। तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे और आज इस सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सजाद साहब, कैसी रही कैंपेन, यानी किस किस तरीके से जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने किस तरह की कैंपेन की और आज किस तरह के मुकाबले की तवक्को है आपको? हाँ, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो यहाँ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पहली बात तो ये है कि इससे पहले जो इंतखाब हुए तो उसके अंदर 2 पार्टी सिस्टम था और ये पहली दफ़ा, क्योंकि पिछले इंतखाबात में भी जो तरीके इंसाफ थी, लेकिन इस पूरे उन्होंने इस तरह के जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। तो इस दफ़ा 3 पार्टी सिस्टम की वजह से 3 पार्टी इंतखाबात में तो गहमा गहमी थोड़ी ज़्यादा हुई। सबसे पहले बिलावल ने यहाँ कैंपेन शुरू की है, मेन स्ट्रीम जो है बिलावल आए हैं, उन्होंने साउथ में हमारे जलसे किए और उसके बाद मरियम नवाज़ ने मुस्लिम लीग नवाज़ की जो कैंपेन है, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ क्योंकि हुकूमत में भी थी, उस तरह उसका टेम्पो नहीं था इलेक्शन का, लेकिन मरियम ने आके उसको बिल्कुल एक नया जोश वलवला दिया और उसके जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत। यानी आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज की यहाँ पे आमद के बाद जो है वो नून लीग एक स्ट्रीम में और इलेक्शन की दौड़ में आ गई, दौड़ में आई है। उससे पहले बिल्कुल नहीं उनका था इस तरह का। तो मरियम ने जो जलसे किए हैं दूर दराज इलाकों में गई है, एक एक हल्के में जाकर उसने जलसा किया और बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकले उसके जलसे से, बड़ा चार्ज क्राउड था उसका। पीपल्स पार्टी ने भी इसी तरह और आखिर में जो है वो इमरान खान साहब की तशरीफ लाए और कुछ उनके मिनिस्टर थे, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा है सिलसिला उनका। यहाँ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जो कवानीन है उनकी धज्जियां भी उड़ाई गई, बिल्कुल सरियन उड़ाई गई और बार बार मना करने के बावजूद वो आए भी, बल्कि जब उनको यहाँ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से 25 तक आज़ाद कश्मीर में पाबंदी लगाई गई, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर, बल्कि आज सुबह जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका जो दौरा रहा और आज जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो काफी ज्यादा जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने इसी मुतालिक सवाल किया, जिसके ऊपर उन्होंने कुछ नागवारी का इजहार भी किया कि आप बार बार जो है वो एक अली अमीन गंडापुर और इसके हवाले से ही जो है वो बात करें, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन और उनके कवानीन की कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी दिन एंड देर कार्रवाई देखने में भी आता है। इलेक्शन कमीशन यहाँ उनके अपने कानून है, आज़ाद कश्मीर उनके अपने कानून है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, अपनी असेंबली है हमारी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक टॉप लेवल पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और ये तसर नहीं देना चाहिए था कि हमारे यहाँ जो हमारे जो अदारे हैं उनकी वैल्यू नहीं। चले मैं कैंपेन जो है वो गहमा गहमी उसकी। सरदार जुल्फ़िकार साहब से मैं जरा बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से सजाद क़य्यूम साहब बताते हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन रही है, लोगों को गरमाया, काफी ज्यादा लोगों में मोटिवेशन भी क्रिएट किया। सरदार साहब, क्या ये बात, ये रीत कायम रहेगी कि जिसकी विफाक में हुकूमत होती है वही आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने में कामयाब होता है, या फिर कोई अपसेट होने जा रहा है आज? जी बिल्कुल फरीद साहब, अपसेट हो सकता है। उसकी 2-3 बेसिक वजूहत हैं। वो ये है कि एक तो आज़ाद कश्मीर में हमेशा से 2 पार्टी सिस्टम, 2 जमातें रही हैं। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी का मुकाबला होता था और एक जमात आती थी और फिर दूसरी आती थी। यहाँ कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है। एक ये भी है ना कि कहा जाता है कि जो जमात एक बार हुकूमत कर जाए उसको दूसरी बार मौका नहीं मिलता। यहाँ पे 2-2 बार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो इक़्तिदार में आई है, एक दफ़ा आई है, फिर दूसरी मरतबा आई है। एक तो इस मरतबा 3 जमाती निज़ाम जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है और फिर कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी मैदान के अंदर मौजूद है। उससे हट के अगर आप देखें तो जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो इलेक्शन करवाए थे उसमें उनके कोई 18 के करीब उनके दिए हुए टिकट आज़ाद कश्मीर के अंदर 29 हल्कों में हार गए थे। हाँ, पंजाब में उन्होंने सीटें सारी उठाई और वो जो 9 नशिस्तें थीं उनकी बुनियाद के ऊपर फिर आज़ाद कश्मीर में और फिर स्पेशल नशिस्तों के ऊपर जो है आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बनी थी। इसका मतलब है गवर्नमेंट बनी नहीं थी, गवर्नमेंट बनाई गई थी। अगर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने वोट का जो हक इस्तेमाल किया था तो उस वोट के हक में तो उनकी 18 नशिस्तें 29 में से हार गई थी। तो आप खुद सोचेंगे 11 नशिस्तों के साथ वो टोटल आज़ाद कश्मीर में थे। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि PTI हर हाल में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। अभी तो आज इलेक्शन होने जा रहा है, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते कि
पीटीआई कितनी नशिस्तें और मेरी इस वक्त की राय है वो शायद आज़ाद कश्मीर में पीटीआई किसी दूसरी जमात के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, कोई मखलूत बनाए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ उनका इत्तेहाद भी चल रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर भी वो हुकूमत बनाती है तो तब भी आप ये कह सकते हैं कि वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे सामने नहीं आएगी, वो किसी न किसी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत अगर बनेगी भी तो वो सिंगल मेजॉरिटी नहीं होगी। तारिक नकाश साहब, कहा यह जाता है कि ये जो 12 नशिस्तें हैं रेफ्यूजीज की, ये बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करती हैं यहाँ की गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर। आप समझते हैं कि इस बार भी ये 12 नशिस्तें डिसाइसिव रोल प्ले करने के लिए जा रही हैं? माजी में तो ऐसा ही होता है कि जो हुकूमत पाकिस्तान में या सूबों में इख्तियार थी, सीटें उन्हीं के कैंडिडेट्स को गई हैं। जैसे आप 2016 में देखें 12 में से 8 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नवाज ने हासिल की और पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी, वो सीट उनके पास चली गई थी। केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट थी। अच्छा सर, मैं कतई कलामी की माजरत चाहता हूँ, मुझे एक ब्रेक की कॉल आ रही है। मैं ब्रेक के बाद आता हूँ तो फिर आपसे इसी सवाल के ऊपर मजीद कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे हम ये जो बात कर रहे हैं ये ग्राउंड पर बैठ के वो तज्जिए हैं, सहाफत निगाह से सीनियर सहाफ़ी है, तज्जियाकार भी यहाँ पर हैं और काफ़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर नियो टेलीविजन की एक काविश, हमारी पूरी टीम की काविश, ये पूरी ट्रांसमिशन दिन भर आप देखते रहेंगे। यहाँ पे नियो टेलीविजन की एक बड़ी ट्रांसमिशन है आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात 2021 के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे, मजीद बात करेंगे। आप कहीं ना जाइएगा क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है उसके बारे में हम आपको यहाँ ग्राउंड से आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद आपको कहेंगे एक बार फिर न्यू टेलीविजन की बड़ी ट्रांसमिशन आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021। मुजफ्फराबाद से हम आप तक ये ट्रांसमिशन पहुंचा रहे हैं और जैसे हमने आपको बताया कि इस वक्त पोलिंग हो रही है, पोलिंग का आगाज हो चुका है। वोट अपना जो अवाम है अपना हक रायदही इस्तेमाल करें। ब्रेक पर जाने से पहले तारिक नकाश मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं यहाँ पे और यहाँ की चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे हैं। मैं उनसे बात कर रहा था। तारिक साहब, जो मेरा सवाल था कि जो 12 नशिस्तें हैं वो बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करती हैं और वो अपने अपने मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर, शहरों के अंदर, तो क्या अब भी यही 12 डिसाइसिव रोल प्ले करेंगी? 12 देखिए, जो आज़ाद कश्मीर की 33 सीट्स हैं इनमें से कोई पार्टी वाज़ा मेजॉरिटी लेने की पोजीशन में अभी नज़र नहीं आ रही है। ये अगरचे ये प्रेडिक्शन है कि पीटीआई जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आएगी और उसको ज़रूरत होगी पाकिस्तान से कम 6-7 सीटें चाहिए होंगी ताकि वो सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर सके। तो वो अच्छा, जो पाकिस्तान में 12 सीट्स हैं जी, उनमें से 6 चाहिए होंगी, कम 6 चाहिए होंगी उनकी, और लग ये रहा है कि वो 6 वहाँ ले सकेंगे क्योंकि पिंडी डिवीज़न की सीट्स हैं वो पीटीआई ले जाएगी। केपी की सीट वो पहले भी लेते रहे हैं, माजिद खान साहब 3 दफ़ा पहले इलेक्ट हो चुके हैं, वो सीट भी अपनी आसानी से जो है वो रिटेन कर लेंगे। लेकिन जो असल फैक्टर है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपकी तवस्सुत से आपके नाजरीन को, वो ये है कि जो गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर की वो फंक्शन करती है इस टेरिटरी के अंदर, राइट 13,297 मुरब्बा किलोमीटर टेरिटरी के अंदर, जहाँ उसकी जो अमलदारी है, जुरिस्डिक्शन है उसकी। और जो लोग हैं, जो इस इलाके के लोग वोट जो देते हैं वो इसी बुनियाद पे देते हैं कि इस पार्टी ने हुकूमत में रह के क्या डिलीवर किया है या नहीं किया है। इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है कि आप एक हुकूमत से जो है वो अगर राजी नहीं है किसी काम की वजह से आप उसको वोट आउट कर देते हैं, ठीक। लेकिन जो वोटर आपका सियालकोट में बैठा हुआ है, जो कराची में बैठा हुआ है, जो पेशावर में बैठा हुआ है, फॉर दैट मैटर पिंडी में बैठा हुआ है, लाहौर में बैठा हुआ है, उसे इल्म नहीं है कि यहाँ की हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक। वो वोट देगा अपने मुकामी हालात के मुताबिक। वो देखेगा कि जी मुझे पीटीआई सूट अगर नहीं करती है, उसको नून लीग जो सूट करती है, वहाँ इनकम्बेंसी पीटीआई फेस कर रही है, तो वो हो सकता है वो नून लीग को वोट दे। वो वोट जो है आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी के मूड के मगायर होता है, ठीक। अक्सर ये होता है कि ये टेरिटरी एक तरफ जाती है, वहाँ दूसरी तरफ लोग चले जाते हैं, तो उससे जो हमारा, मैं समझता हूँ कि जो हमारा वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, जो लोगों का मूड है गवर्नमेंट बनाने के हवाले से, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता या वो डिस्टार्ट या डिस्टर्ब हो जाता है। आप समझते हैं कि क्या उसमें के अंदर कोई तब्दीली या चेंजेस लाने की जरूरत है? जरूर होनी चाहिए। देखिए, अब तो बहुत शिकायत वहाँ भी आती हैं कि वहाँ काउंटरफीट वोट्स होते हैं। अब तीसरी नस्ल है महाजरीन की पाकिस्तान में, और
उनका बहुत से लोगों का आज़ाद कश्मीर के साथ ताल्लुक तकरीबन मालूम हो चुका है। बहुत से लोग, मैं तो ऐसे महाजरीन MLAs को भी जानता हूँ जो MLA इलेक्ट होने के बाद जो है पहली बार मुजफ्फराबाद जो है वो तशरीफ लाए थे, तो वो जो एक कनेक्शन है वो बहुत वीक हो गया। तो इसमें कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि जो वोट यहाँ आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी जो है, जो मेजॉरिटी जिसको वोट देती है, उसको उसी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत। अच्छा, क्या किसी हुक्मरान जमात ने यहाँ पे इस चीज या इस रिफॉर्म की तरफ तवज्जो दी? बड़ा अहम नुक्ता है वैसे ये, किसी ने तवज्जो दी इस तरफ? मुश्किल है, क्योंकि 12 वोट्स बहुत बड़ी तादाद होती है, गवर्नमेंट को टॉपल कर सकते हैं अगर वो 12 एक तरफ हो जाएं। एंड दे नीड जस्ट 15 मोर, 15 उनको और चाहिए, और कोई भी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म साहब घर चले जाएंगे, कोई रिस्क नहीं ले सकता। फारूक हैदर साहब जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक ज़माने में इन सीट्स के इस तरह खिलाफ थे कि ये हमारे अमूमी मिजाज को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, ये हम एक तरफ जाते हैं, यानी आज़ाद। चलो इस पर हम जरा बात करते हैं इसी चीज़ के ऊपर तारिक साहब आपसे, लेकिन इसी के साथ साथ नाज़रीन एक और चीज़ भी है, अमन व अमान की जो सूरत हाल है। मैं सजाद क़य्यूम साहब के पास जो है कुछ इतलात हैं, चीज़ें हैं। अमन व अमान की सूरत हाल कुछ हमें नज़र आई है कि कहीं पे एक दो वाक़यात हुए हैं और एक इसमें शख्स जाबाग भी हो गया है। सजाद साहब, क्या इतलात हैं, कहाँ पर ये मामला हुआ है और ये क्या वाक़या पेश आया? जी, इस वक्त ये चढ़ोई के बारे में इतलात आ रही हैं। चौधरी यासीन साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं कि उनका ये जा रहा है कि उनकी गाड़ी पे पहले फायरिंग हुई है और उसके बाद जो कारकुन आपस में हुए हैं उनकी आपस में, और जिससे एक बंदा जो इस वक्त तक उसकी इतलात है कि वो उस फायरिंग में मारा गया, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है कि किस पार्टी का है। उसके लिए अभी कन्फर्मेशन आ रही है और मुख्तलिफ जगहों से अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। 5-7 जगह पूरे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पोलिंग का अमल रुका हुआ है। हवेली में इस वक्त कहीं एक पोलिंग के ऊपर पोलिंग का अमल अभी रोक दिया गया है, फ़ौज को तलब कर लिया गया है, फ़ौज मुख्तलिफ जगहों पे अभी जा रही है। तो ओवरऑल इस वक्त देखें जो खावड़ा में भी इस वक्त जो है ना वहाँ पे भी वोटिंग का अमल जो रोक दिया गया है 2-3 पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो मुझे लग ऐसा रहा है कि जूं अभी तो बिल्कुल स्टार्ट, बिल्कुल आगाज है, बिल्कुल। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो मुझे लगता है कि ये तो कोई खराबी की तरफ सूरत हाल जा रही है। लेकिन और वायलेंस का इसमें जो है ना मुझे लग रहा है कि इस वक्त ज़्यादा खतरा, लेकिन ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि अगर ये वायलेंस की अगर आप बात करें, पहले से कुछ तहरीक इंसाफ और नून लीग या पीपल्स पार्टी के लोग पहले से इसका वो इजहार कर रहे थे इस कथिया का कि इस तरह की चीज़ों, क्योंकि यहाँ पे एक जो 3 पार्टी सिस्टम के बाद जो आया एक सिस्टम, वहाँ बहुत ज़्यादा चार्ज हैं लोग, और उस तरह की उनमें जो पहले जिस तरीके से होता था एक सियासत के अंदर बड़ा एग्रेशन काफी ज्यादा है। बिल्कुल ठीक आपने बात की है, क्योंकि मैं सरदार साहब आपसे जरा बात करूंगा, क्योंकि नाज़रीन ये जो एक बड़ी कशीदा सूरत हाल की तरफ निशानदेही कर रहे हैं सजाद क़य्यूम साहब कि अगर यही वो चीज़ है, यही वो मामलात हैं, और इसी तरीके से अगर अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि कुछ पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे पोलिंग रुकने की जो खबर है हमारे तक पहुंची है, और ये हम आप जैसे आपको बता रहे हैं फर्स्ट एड इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो दोस्त मौजूद हैं, जो सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो फर्स्ट हैंड यहाँ पे हम तक आएगी, और न्यू टेलीविजन की स्क्रीन के जरिए ये मालूमात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और यहाँ से ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने का मकसद भी यही है। क्या आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, आप देख रहे हैं, देखते रहे हैं यहाँ पे, और हम आपको तमाम मालूमात लाइव बिल्कुल आप तक पहुंचाएंगे, आपको अपडेट रखेंगे इन तमाम सूरत हाल से। सरदार साहब, ये क्या हो रहा है, ये यानी कि क्या ये तवक्को थी और अमन व अमान को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम उठाए गए कि ये सब ना हो? जी बिल्कुल, इकदाम जो हैं फरीद साहब वो उठाए गए हैं, और ये चूँकि अभी इलेक्शन का इस वक्त आगाज़ हुआ है, अभी थोड़ी देर हुई है, गर्मी का मौसम है, और लोग इस वक्त अपनी अपनी जमातों के साथ जो हैं वो जज्बाती हैं, रात भर लोग जो हैं वो जागते रहें। मेरा ख्याल ये है कि ये कुछ ज़्यादा देर इस तरह का सूरत हाल नहीं चल सकेगी, इसलिए कि एक तो फ़ौज क्विक रिस्पांस के तौर पे मौजूद है, और पहले 15 मिनट का टाइम था और अब वो 3 मिनट के टाइम पे जो है फ़ौज वहाँ पहुँच जाएगी। ठीक, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि फ़ौज का लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एहतराम है कश्मीर के अंदर। दूसरी बात कि फ़ौज बदमाशों के लिए ख़तरे का निशान भी है, और जो शरीफ लोग हैं उनको अके रायदही के लिए वो लोग हैं, और इसीलिए तमाम सियासी जमातों ने मुतफ़िका तौर पे इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया कि आप फ़ौज को क्विक रिस्पांस के तौर पे लाजमी रखें। अगर फ़ौज नहीं होगी तो ये तो बैलेट बक्स आपके चोरी हो जाएंगे। तो इसलिए फ़ौज जिस जगह के ऊपर, और हर जगह के ऊपर तकरीबन फ़ौज मौजूद है। ये जिन हल्कों की अभी आप बात कर रहे हैं, ये पहले से इंतहाई असास डिक्लेयर, जी ये डिक्लेयर हैं, और ये पोलिंग स्टेशन भी सारे। मैं चाहूंगा जरा आप शॉर्ट बता दें कि कौन कौन से हल्के हैं जहाँ पे इस वक्त पोलिंग रुक गई है? इस वक्त जो है जो चौधरी लतीफ़ अकबर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, खावड़ा उनका हल्का है, उसमें इस वक्त पोलिंग जो है वो रुकी हुई है। अब हल्का 5 है मुजफ्फराबाद का। इसी तरह चौधरी यासीन साहब
साबिक सीनियर वजीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं कोटली से, उनके हल्के में इस वक्त जो है वो पोलिंग जो है रुकी हुई है और फिर बहुत ही खतरनाक और ठीक है सरदार साहब, इस पर मजीद मैं बात करूंगा आपसे, इसी मामले के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और मैं जो आपसे ब्रेक हमने लेनी है, न्यूज ब्रेक है, वापस जब आएंगे तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त राजा फारूक हैदर साहब जो हैं उनके साथ उनकी क्या जो कंटेस्टिंग जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे, उनको किन चैलेंजेस का सामना है कि इस बार भी अपनी वो नशिस्त निकाल सकेंगे या नहीं, और कौन से ऐसे हल्के हैं जहां पे कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। एक ब्रेक लेंगे, न्यूज ब्रेक है, वापस आएंगे। आजाद कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से न्यूज टेलीविजन की यह खुसूसी ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाएंगे एक न्यूज ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे मुजफ्फराबाद से न्यूज टेलीविजन की यह खुसूसी ट्रांसमिशन आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021, और ये एक बड़ी ट्रांसमिशन जो न्यूज टेलीविजन आपके लिए लेकर आ रहा है और आपको तमाम हालात वाक़यात से हम लम्हा ब लम्हा अपडेट आपको कर रहे हैं। नाज़रीन, एक चीज़ और भी है, 12 से 13 ऐसे हल्के हैं जो कि सबकी नज़रें उस पर मरकूज हैं। बहुत आम है ये हल्के जहां पे बड़े कैंडिडेट्स हैं, जहां पे इनसे बड़े मुकाबले की तवक्को है और जहां पर यह देखा जाएगा कि डिसाइसिव रोल भी ये प्ले करेंगे। अगर हम बात करते हैं जो मुस्लिम लीग नून के इससे पहले कैंडिडेट थे और राजा फारूक हैदर जो कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर भी हैं, उनके हवाले से अगर बात करेंगे, सरदार जुल्फ़िकार साहब ये मुझे बताइएगा, दो हल्के हैं जहां से वो खड़े हुए हैं। एक तो हल्का LA 32 हटियां बाला है और इसके साथ साथ हल्का LA 33 जो लीपा वैली है। राजा फारूक हैदर साहब जो है वो हटियां बाला की अगर बात करें, उनके जो अपोनेंट कैंडिडेट हैं साहबजादा मोहम्मद अशफाक जफर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और LA 33 लीपा जो है वहां से फारूक हैदर खान साहब का मुकाबला जो है वो दीवान अली खान चुगताई जो कि PTI के हैं। मुझे बताइएगा राजा साहब जो हैं इस वक्त कौन सा हल्का है जहां से जीतने की पोजीशन में है? जी राज साहब, अपनी जो उनका जो आबाई हल्का है वो तो हटियां बाला वाला है और उसमें उनका मुकाबला जो है पहले माजी में मरूम साहबजादा इसाक जफर थे, उनके साथ हुआ करता था, और अब उनके बेटे जो हैं उनकी जगह वो उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है। अब ये जो आबाई हल्का है इससे फारूक हैदर साहब 2 मरतबा भी जीते हैं मसलसल, और फिर उसमें वो एक दफ़ा पहले 2009 में प्राइम मिनिस्टर बने थे जब साहबजादा साहब की डेथ हुई थी, और फिर अभी प्राइम मिनिस्टर बने और ये उसी हल्का इंतखाब से जो है जीते हैं। अच्छा, जो गुज़श्ता इलेक्शन है उसमें भी फारूक हैदर साहब एक मरतबा 2 जगह से इलेक्शन लड़े थे, मुजफ्फराबाद शहर से लड़े थे और अपने आबाई हल्का से, तो दोनों से जीते थे और शहर वाली नशिस्त उन्होंने छोड़ दी थी, फिर इफ्तिखार गिलानी यहाँ से उनकी जगह इलेक्शन लड़े थे। अब जो दूसरा हल्का जिसमें ये गए, तो इस मरतबा आज़ाद कश्मीर में जो नशिस्तें हैं ये 29 से 33 हुई हैं, 4 हल्कों का AJK में इजाफा हुआ है। फारूक हैदर साहब की जो 2 से 3 यूनियन कौंसल्स हैं जो उनके सबका हल्के के साथ हैं, जो आबाई हल्के के साथ हैं, वो हल्का 7 में गई हैं, और उनका ख्याल है कि ये तीनों जो यूनियन कौंसल्स हैं ये डेड सपोर्टर हैं नून लीग के या फारूक हैदर साहब के। उनका ये ख्याल है कि वो दोनों हल्कों में किस्मत आजमाई कर रहे हैं, गो के दोनों हल्कों में वो खासी मुश्किलात का शिकार भी हैं। उनका अच्छा, दोनों हल्कों में मुश्किलात है जी राज साहब के लिए बड़ा मुकाबला है, मुश्किलात का शिकार हैं। और एक तरफ जो है लीपा वाले हल्के में दीवान चुगताई साबिक वजीर हैं जो वो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके वालिद उस हल्के से कई बार इलेक्शन जीत चुके हैं, अली खान चुगताई, और मिनिस्टर भी रहे हैं, फिर सरदार क्यूम साहब के साथ रहे हैं। तो ये जो दीवान चुगताई साहब है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग PTI के साथ ही ये कैंडिडेट रहे? नहीं, ये अभी शामिल हुए हैं, ये तो अच्छा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ थे, ये सारे आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ थे। इन लोगों को नून लीग ने ऑफर की, ये नून लीग में शामिल नहीं हुए, और अभी जो है ये PTI में शामिल हुए, और PTI से इन्होंने जो है उस अपने हल्के का टिकट ले लिया। तो उस हल्के में उनका जो मुकाबला है वो असल मुकाबला दीवान चुगताई के साथ है, लेकिन उस हल्के में शौकत जावेद मीर जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको माइनस नहीं किया जा सकता, इसलिए कि वो एक देरूना कारकुन है पीपल्स पार्टी का। और फिर लीपा वैली में पहली बार ये टिकट गया है, 14 से 16 हज़ार वोट जो है वो लीपा का है, और यही 12-13 हज़ार वोट पे उस हल्के में टोटल फैसला होना है। इन केस लीपा यकतरफा हो जाता है, जैसे इलाके बरादरियों की सियासत चल रही है, लीपा यकतरफा हो जाता है और पीपल्स पार्टी का जो नजरियाती वोट है वो बाकी जगहों से शौकत जावेद मीर को मिल जाता है, तो वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में जा सकता है। ठीक, फिर वहाँ दीवान चुगताई भी जीत सकते हैं और फारूक हैदर भी जीत सकते हैं, इसलिए ये एक बड़ा मुश्किल हल्का है फारूक हैदर के लिए भी, दीवान चुगताई के लिए भी। ताहम शौकत मीर के लिए इसलिए मुश्किल नहीं है कि उसको पहली बार टिकट मिला है और किसी बड़ी बरादरी या किसी बड़ी उस अलाट में वो शामिल नहीं है। जो फारूक हैदर साहब का आबाई, तो राजा फारूक हैदर साहब के लिए कहीं पे कोई आप देख रहे हैं जहां से इन दोनों में से किसी एक हल्के में वो कामयाबी को इनकी नजर आती है? कामयाबी अगर उनकी हुई तो जो उनका आबाई हल्का है उसमें से हो सकती है, इसलिए कि वहाँ PTI का उम्मीदवार बहुत कमजोर है। और ये हल्का LA 32 आप जी, जो उनका आबाई हल्का है उसमें से उनके जीतने के जो इम्कानात हैं, वो जो हल्का
7 है, मुजफ्फराबाद 7 है जिसमें दीवान चुगताई के साथ मुकाबला है, उसकी निस्बत ये हल्का उनके लिए निस्बतन आसान होगा। लेकिन यहाँ चूँकि इस मरतबा जमात इस्लामी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और डॉक्टर मुश्ताक जो हैं वो 5-6 हज़ार वोट वहाँ से 12 ले लेते हैं। तो माजी में डॉक्टर मुश्ताक जो हैं वो इत्यादी थी जमात इस्लामी इसकी मुस्लिम लीग नून की, और वो 5-6 हज़ार वोट जो है वो फारूक हैदर साहब को मिल जाता था। इस मरतबा ऐसी सूरत हाल नहीं है, यही इसीलिए कहा जा रहा है कि फारूक हैदर साहब अपने दोनों हलकों में इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि अगर वो जीते तो जो आबाई हल्का है उससे जीत सकते हैं, दूसरे में उनका मुकाबला निस्बतन ज़्यादा टफ है और फिर पहली मरतबा उस हल्के में गए। ठीक है सजाद साहब, ज़रा मुझे बताइएगा, चूँकि ये मुजफ्फराबाद के अंदर है और तो मुजफ्फराबाद का एक जो हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है LA 31 वो भी उसी के अंदर आता है जहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन है खावड़ा मुजफ्फराबाद के अंदर। और ये चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, राजा साक़िब मजीद जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं और राजा मंसूर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, यहाँ पे आप किसको देखते हैं, किसकी तवक्कुआत ज़्यादा है? क्या PTI यहाँ से जीतने की पोजीशन में है? देखिए जी, इस हल्के में जो सिचुएशन है वो बिल्कुल वाज़ा है, क्योंकि यहाँ बरादरियों का ज़्यादा जो असर है उस इलाके के अंदर। तो जो राजा फैमिली है बड़ी अक्सरियत में है, लेकिन आप देख लें कि PTI का, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नून लीग के तीनों टिकट जो है वो राजा फैमिली के पास है। तो उनका वोट जो है वो डिवाइड हो गया वहाँ 3 मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर, जबकि जो चौधरी फैमिली का है वो एक कैंडिडेट है चौधरी लतीफ़ अकबर साहब। तो उनकी पोजीशन इस वक्त काफ़ी बेहतर लग रही है। पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो कैंडिडेट है चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो प्रेसिडेंट भी हैं पीपल्स पार्टी के, मुझे लग रहा है कि वो वहाँ से जीतने की पोजीशन में, उनकी पोजीशन इस वक्त बहुत अच्छी है, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर कोई इस तरह का या बरादरी के भी अगर उनको वोट पड़ जाता है तो वो वहाँ से आराम से जीत जाएंगे और बड़ी तादाद में इस वक्त, क्योंकि वो पार्टी के सदर भी हैं और इस हल्के में है। और इस वक्त थोड़ा तासर भी ये बन रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद गवर्नमेंट भी बना ले, तो ये भी एज है और वो इस वक्त पार्टी सदर भी हैं। मेरा जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है वो इस वक्त तक की जो सिचुएशन है वहाँ पे जो ग्राउंड की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो हैं वो इस वक्त थोड़े बेहतर पोजीशन में हैं बाकी कैंडिडेट से। ठीक है, ये आपने कहा कि हल्का LA 31 खावड़ा मुजफ्फराबाद, सजाद कीम साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट चौधरी लतीफ़ अकबर जो हैं वो एक बेहतर पोजीशन के अंदर है बामुकाबला जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, उसके साथ साथ PTI है, उनका ज़रा पलड़ा यहाँ पे भारी नजर आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तारिक प्रकाश साहब आपकी तरफ ज़रा मैं आऊँगा। और नाज़रीन, एक और जो बड़ा आम हल्का है वो हल्का LA 3 मीरपुर है, और ये यहाँ पे इसलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं, जो इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर भी रहे, उनका मुकाबला चौधरी मोहम्मद सईद से है जो मुस्लिम लीग नून से। ये बड़ी आम बात है और समझने वाली कि 2016 के अंदर नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद यहाँ से कामयाब हुए थे और बैरिस्टर सुल्तान महमूद को यहाँ से शिकस्त हुई थी। अब की बार सूरत हाल क्या है तारिक साहब? ये कड़ा अहम हल्का है, ये भी जी बहुत अहम हल्का है। और आपको, आपके नाज़रीन को भी इल्म होगा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब इस हल्के में एक तवील मुद्दत तक नाकाबिल शिकस्त रहे हैं। जो 7-8 इलेक्शंस वहाँ हुए हैं उसमें सिर्फ वो 2 दफ़ा हारे थे। एक दफ़ा वो अरशद महमूद गाजी साहब से हारे थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, और दूसरी दफ़ा चौधरी सईद साहब ने उनको शिकस्त दी थी। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद हो 2015 में जब PTI लॉन्च हुई, 5 फरवरी 2015 को PTI को लॉन्च किया गया और बैरिस्टर सुल्तान इसके जो है यहाँ फाउंडिंग रीजनल प्रेसिडेंट आए, तो उन्होंने जो PPP के टिकट पे जीती हुई नशस्त थी उससे रिज़ाइन किया था और उन्हें कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, और उनके मुकाबले में उस वक्त की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी को नून लीग ने सपोर्ट किया था। यानी वो चौधरी अशरफ साहब जो कैंडिडेट थे उनको सपोर्ट हासिल थी अपोजिशन PMLN की, और बैरिस्टर साहब ने उन दोनों जमातों के मुश्तरका कैंडिडेट को हराया था। लेकिन 2016 में उन्हें शिकस्त हुई। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब चूँकि ज़्यादातर दौरों पे रहते हैं, अपनी पार्टी के कैंपेन अपने हल्के पे कम तवज्जो देते हैं। वैसे हमने जब LA 3 मीरपुर में हमने जब कवरेज की थी और मैं खुद वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे लोगों में और हल्का के आवाम के भी यही कहना था कि वो अपने जो वोटर्स हैं उनके दरमियान कम और इस्लामाबाद और दीगर जगहों पे वो ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूछना चाहता हूँ कि वो विनिंग कैंडिडेट रहे हैं, उनका अपना एक वोट बैंक भी है, क्या उनकी पार्टी बदलने, उन्होंने अपने आप को, देखिए उन्होंने अपने आप को अपने हल्के तक महदूद नहीं किया, एक कौमी लीडर की हैसियत उन्हें रखा शुरू से ही। बल्कि लास्ट टाइम मैंने ये डॉन में एक पीस भी लिखा था कि वो और फारूक हैदर साहब वाहिद 2 कौमी लीडर थे जो पूरे आज़ाद कश्मीर में अपनी कैंपेन में गए, अपने हल्के के अलावा भी। और
बाकी लीडर्स जो है महदूद रहे। इवन चौधरी मजीद साहब जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, 5 साल हुकूमत की थी, वो बिल्कुल अपने हल्के तक महदूद हुए और बड़ी मुश्किल से वो जीते थे। बैरिस्टर साहब चूँकि पूरी पार्टी के कैंपेन में, अभी वो पिछले हफ्ते में यहाँ भी आए थे, जैसे इमरान खान साहब का जलसा था, पूरे आज़ाद कश्मीर गए हैं, लेकिन नेवरदलेस उनको मुश्किल का थोड़ा सामना है। एक उसकी वजह ये भी है, और भी है ये कि वहाँ पे कहते हैं कि जी क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान साहब जो है वो पार्टी भी तब्दील करते रहे हैं, लेकिन क्या ये मीरपुर में के वोट बैंक पे असर साउथ में ये चीज़ मैटर नहीं करती। इस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जाट कबीले के मतलब जो है अनडिक्लेयर्ड सरबराह हैं। यहाँ कबीलाई सियासत है, हर कबीले का एक, जैसे अब फारूक हैदर साहब ने राजपूत कबीले की सरबराही जो है गैर आलानिया तौर पे यहाँ पे चौधरी मोहम्मद सईद जीते जी, फिर वो एक फैसले के तहत वो डी सीट हुए, उन्होंने अपने बेटे को वहां से लॉन्च कराया, लेकिन उसने अच्छा मुकाबला किया, जीते, लेकिन मुकाबला उनके बेटे ने भी ठीक मुकाबला किया। और अभी बैरिस्टर साहब के लिए इतना ये स्मूथ इलेक्शन नहीं है, हालांकि एक इम्प्रेशन है उनके मुतालिक ये भी कि जो पार्टी इक़्तिदार में आने वाली होती है तो वो एज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़ रहे होंगे। लोगों को वो ये कह रहे होंगे अगर मैं जीतूंगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, अगर चौधरी सईद साहब जीते तो वो मिनिस्टर होंगे, ही वोंट बी अ प्राइम मिनिस्टर। तो इसके बावजूद उनके, मुझे अभी कोई मीरपुर से बता रहे थे, उनके एक बहुत करीबी सपोर्टर थे जो तहरीक लब्बैक में चले गए हैं, जो 2-2.5 हज़ार वोट जो है उनके अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बैरिस्टर साहब के लिए मुश्किलात तो हैं, लेकिन मुझे लगता है टफ कंपटीशन है। लेकिन चूंकि पीटीआई की जो एज हासिल है उसका शायद उनको फायदा हो तो इलेक्शन, लेकिन पहले थोड़े मार्जिन से जी चौधरी सईद साहब, अब रोड है, सड़कों की तामीर है, चीजें, क्या ये चीज भी चौधरी साहब की सपोर्ट में? अनडाउटेडली चौधरी साहब हल्के में रहे और चूंकि उनका बिजनेस भी वहाँ है, वो मतलब वहीं मुकीम रहते हैं, अनलाइक अदर लीडर्स। हमारे तो आज़ाद कश्मीर के बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो इलेक्शन लड़ने अपने इलाकों में जाते हैं, जिनकी रिहाइश गाहें बैरिया टाउन में हैं, डीएचए में हैं, इस्लामाबाद के पौश इलाकों में हैं, इलेक्शन वो जाके वहाँ से लड़ते हैं और हमारे मासूम अवाम वोट भी दे देती है उनको। ठीक है ताहिर साहब, एक मैंने ब्रेक लेनी, सरदार साहब मैं आऊँगा ज़रा सा, तो मेरे पास और भी बहुत सारी ज़रा कंस्टिट्यूंसीज हैं नाजरीन जहाँ पे कांटेदार मुकाबले की तवक्को, और हम ज़रा फोकस करेंगे, ज़रा पूछेंगे हम अपने मेहमानों से कि यहाँ पे किस तरीके का मुकाबला है, कौन सी बरादरी सिस्टम है, पार्टी वाइज क्या पोजीशन है यहाँ पे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे मुजफ्फराबाद से। न्यू टेलीविजन की एक खुसूसी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू ये जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। फिर आपको खुशामदीद कहेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2021 न्यू टेलीविजन की एक बड़ी ट्रांसमिशन। और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि मुजफ्फराबाद से ये ट्रांसमिशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल, हकायक, पोलिंग के हवाले से तमाम अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। और बात हम कर रहे थे कि वो हल्के जो कि बहुत अहम है, जिन पर कांटेदार मुकाबलों की तवक्को है, उसके ऊपर हमने बात की। हल्का LA-32 सटिया बाला, राजा फारूक हैदर का हल्का, इसके अलावा हल्का LA-33 लीपा, ये भी राजा फारूक हैदर का हल्का है। हमने बात की हल्का LA-31 खावड़ा मुजफ्फराबाद की। आप सरदार जुल्फकार साहब, एक हल्का है LA हल्का जो 7 है, LA-7 भिंबर, ये जरा बताइएगा यहाँ पे कि चौधरी अनवारुल हक जो PTI के कैंडिडेट हैं और चौधरी तारिक फारूक PMLN के सीनियर वजीर हैं। वैसे यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि PTI के जो कैंडिडेट है उनका मुकाबला अपने ही भाई से, तो ज़रा बताएं कितना अहम और कितना दिलचस्प ये हल्का है। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है और इसको भी एहसास डिक्लेयर किया गया है। चौधरी अनवारुल हक जो है वो आज़ाद कश्मीर के साबिक स्पीकर भी रहे हैं और उनके वालिद जो है वो मेंबर असम्बली मुंतखब होते रहे। और उसके बाद चौधरी तारिक फारूक जो है, इनकी एक अच्छी साख है, अच्छी फुटिंग है इनकी अपने उस हल्के में, और ये दोनों का तल्लुक बुनियादी तौर पर एक ही बरादरी से है, जाट बरादरी से हैं दोनों, और वहाँ पे इनकी जो बरादरी है इस वक्त वो तकसीम है। अब अनवारुल हक जो है वो बड़ी ताख़ीर से PTI उन्होंने ज्वाइन किया, जबकि चौधरी तारिक फारूक जो है वो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे और फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उन्होंने नून लीग में उन्होंने। अच्छा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म टिकट के ऊपर इससे पहले अनवारुल हक के भाई डॉक्टर इनामुल हक नहीं लड़े थे 2016? वो लड़े थे, लेकिन अनवारुल हक इलेक्शन नहीं लड़े थे ना। अनवारुल हक ने PTI का टिकट जो है वो अब लिया, और लेकिन आज़ाद हैसियत में उन्होंने 2016 के अंदर। जी अनवारुल हक जो हैं वो और तारिक फारूक, इनका 19-20 का मुकाबला होता है और उस हल्के में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये इलेक्शन जो है वो कौन जीतेगा। अलबत्ता
जो पीटीआई के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी में नहीं है, कि पीटीआई के अपने ही उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ हैं, घरों के अंदर उनके जो इख्तलाफात हैं, और बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जहाँ पे उनके जो वज़ीर आज़म के इस वक्त जो है उनके 2-3 आप उम्मीदवार। बात करें कि चौधरी अनवारुल हक ने, हम जब वहाँ पे गए तुमसे गुफ्तगू के दौरान उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि पीटीआई वर्सेस अदर पार्टीज वर्सेस पीटीआई। जी बिल्कुल, और अगर अनवारुल हक को कोई नुकसान होता है तो वो शायद तारिक फारूक से इतना ना हो जितना उसको पीटीआई से हो। ये और कैसे, ये आप जो बता रहे हैं वो कि इसलिए पीटीआई कैसे अपनी पार्टी के अगेंस्ट में? देखें, अनवारुल हक जो हैं आज़ाद कश्मीर के एक अच्छे पढ़े लिखे और डिसेंट जो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, उनमें उनका शुमार होता है। इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान भी जो है एक सीनियर लीडर हैं, तनवीर इलियास भी इस वक्त जो है एक बड़ी गेम का हिस्सा हैं। तो ये जब 3-4 लोग जो हैं वो हल्के में वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ रहे होंगे तो उसमें एक दूसरे को जो हराने की कोशिश है या एक दूसरे के साथ तावन ना करने की जो पॉलिसी है, उसकी वजह से पीटीआई का जो अपना वोटर है वो इन हल्कों में, बैरिस्टर सुल्तान के हल्के में पीटीआई का वोटर तकसीम है, अनवारुल हक के हल्के में जो पीटीआई का वोटर है वो तकसीम है, और इसी तरह जो तनवीर इलियास हल्का LS7 भिंबर की आप बात जी, यहाँ पे पीटीआई यहाँ पे पीटीआई तकसीम है। और पीटीआई के जो लोग हैं वो या तो वोट, जो बहुत नजरियाती लोग हैं वो या तो वोट करेंगे नहीं, या फिर वो अपना वोट जो है पीपल्स पार्टी या नून लीग को जो है वो दे सकते हैं। तकसीम का अमल शामिल है। साहब एक बात करना चाह रहे हैं जी ना, इसी हल्के की मैं बात बता रहा हूँ कि अभी तो अनवारुल हक साहब हैं, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड हैविंग सेड दैट कि जी बैरिस्टर सुल्तान मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनकी पार्टी के रीजनल प्रेसिडेंट हैं। अनवारुल हक साहब क्लेम ये कर रहे हैं कि पीटीआई के बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है, पीटीआई के सदर मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं और नून लीग की सपोर्ट कर रहे हैं। वो उसकी वजह सुल्तान महमूद साहब, उसकी वजह यही है कि असल में हर बंदा पीटीआई में कारकुन कम है, लीडर ज्यादा हैं। हर बंदा जो है, वज़ीर आज़म के 3-4 कैंडिडेट्स हैं, अनवारुल हक भी उनमें शामिल हैं, बैरिस्टर सुल्तान भी कैंडिडेट हैं, तनवीर इलियास साहब भी कैंडिडेट हैं, और ये कोई पता नहीं ऐन टाइम पे कोई उस्मान बुज़दार इमरान खान साहब निकाल के ले आए। लेकिन अभी ये 3 कैंडिडेट्स हैं, उनकी तीनों की ख्वाहिश है कि मैं जीत जाऊं, बाकी 2 हार जाएं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं यहाँ पे, आपने तो बात की है कि आपने एक एग्जांपल कोट कर दी, एक मिसाल दे दी कि खान साहब को उस्मान बुज़दार टाइप कोई ले आए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं केस स्टडी रखता हूँ, बैरिस्टर सुल्तान जीत जाते हैं, ठीक, चौधरी तनवीर इलियास, सरदार तनवीर इलियास साहब जीत जाते हैं, ठीक, चौधरी अनवारुल हक साहब जीत जाते हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? वैसे देखिए, फिर फाइनल वर्ड तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ही होगा, पार्टी के चेयरमैन हैं। जैसे कि लास्ट टाइम भी ये हुआ कि जब नून लीग की 2/3 अक्सरियत आई तो एक आम मार्केट बात थी कि नवाज शरीफ साहब की अपनी हमदर्दी जो है या ख्वाहिश वो मुश्ताक मिन्हाज साहब के लिए थी, और उसके लिए फिर हमने जो है मुजफ्फराबाद के सहाफ़ियों ने भी कोई कंट्रीब्यूशन किया, चूँकि वो भी पैराशूटिस्ट थे, जर्नलिज्म से एकदम वो सियासत में आए और उनको तो इल्म भी था, और वो साबित भी हुआ, उनने 5 साल में साबित किया कि वो इस ओहदे के अहल बिल्कुल भी नहीं थे, उनने कोई सहाफ़त से रब्ता नहीं रखा, वो अपना बिजनेस इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का करते रहे, मुश्ताक मिन्हाज साहब। तो इस तरह के पैराशूटिस्ट जो हैं, सहाफ़ी को सहाफ़ी रहना चाहिए, सियासत के अंदर जो अगर सियासत में आए तो फिर सियासत भी करनी चाहिए ना। फिर पैराशूटिस्ट जो है बेसिकली है, जो पैराशूटिस्ट आएंगे, आप जिनको ये लोग पैराशूटर उर्दू में बोला जाता है, मैं तो वो जब आते हैं पॉलिटिक्स में खराबी होती है, फिर बाद में तो छोड़ दी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स में भी, यानी जिस कम्युनिटी से आए थे और उनका पोर्टफोलियो भी हमसे मुताल्लिक था, कभी उन्होंने सहाफ़ियों से कभी प्रेस क्लब विजिट नहीं किया। आपके लिए हैरत की बात होगी कि मुजफ्फराबाद का सेंट्रल प्रेस क्लब, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सदूर आते रहे हैं, हमारे वज़ीर इंफॉर्मेशन कभी शायद एक दफ़ा भूल के आ गए हों किसी गलती से, तो अदरवाइज़ नहीं आए कभी भी। तो खैर बात हम कहीं और निकल गई है, बात हम LS7 पे जा रहे हैं। तो अनवारुल हक साहब, अब जो हुआ है, अनवारुल हक साहब को अपने घर से भी बगावत है, उनके भाई ने कह दिया था अगर टिकट मुझे नहीं मिला तो मैं जो है वो आज़ाद लड़ूंगा। रिपोर्ट्स आर दैट कि वो भी तारिक फारूक की सपोर्ट कर रहे हैं। एक पीटीआई का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो सपोर्ट कर रहा है तारिक फारूक साहब को। फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई का जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ LS7 भिंबर में या ओवरऑल AJK के अंदर ये हमें नजर आता है? नहीं, ओवरऑल तो उस तरह नहीं है, वहाँ तो बाकायदा बन के जलसा हुआ है, उसने बहुत बड़ा जलसा किया, उन्हें अपनी सपोर्ट जो है वो तारिक फारूक साहब को दी है। लेकिन वहाँ भी मुकाबला बहुत सख्त मुकाबला होगा, और ये 19-20 का मुकाबला होगा, कोई कहा नहीं जा सकता कौन जो है उसमें जो है कामयाब होकर आएगा। ठीक है तारिक साहब, मैं सजाद साहब की तरफ जरा आता हूँ इसी चीज़ के ऊपर। सजाद साहब, एक और चीज़ है
एक और हल्का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, और मैं चाहूँगा इसके ऊपर मैं तमाम आप लोगों से बात करूँ कि इसमें सरदार तनवीर इलियास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट और नाज़रीन मुश्ताक मिनाज साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, बड़ा भारी कैंडिडेट है। मुश्ताक मिनाज साहब एक नाम है, सरदार तनवीर इलियास साहब एक नाम है। सिराज साहब क्या देख रहे हैं यहाँ पे इस हल्के के अंदर? इस हल्के में बाकी ये जो जो सूरत हाल है वो काफ़ी दिलचस्प है, और उसकी एक दिलचस्पी का पहलू ये भी है कि अगले 3-4 दिन कबल जमात इस्लामी के साबिक जो अमीर हैं अब्दुर्रशीद तराबी साहब, वो भी दस्तबरदार हुए हैं तनवीर इलियास साहब के हक़ में, और जिस पे जमात इस्लामी ने उनकी बुनियादी रुकनीत जो है वो भी मनसूख कर दी है। और उनका जो एक बरादरी का वो एक एलिमेंट था जिसका कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पे तनवीर इलियास साहब के साथ उनकी कोई डील थी, लेकिन इस वक्त वहाँ जो बड़ी अजीब व गरीब जो सिचुएशन है, इस वक्त जो ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल है उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो राजा यासीन है उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर हो गई है। तराबी साहब के जो है ना वो तनवीर इलियास की हमायत के बाद से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पोजीशन वहाँ पे बेहतर हो रही है, और इस वक्त जो है लग ये रहा है कि शायद वो सीट जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ से निकाल के लिए ये तो अपसेट हो जाएगा बड़ा। ये बिल्कुल ये होने जा रहा है, मेरे ख्याल में होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो जिस तरह का एक माहौल बना है। और फिर मैं आपको ये बताऊँ थोड़ा सा कि आप आज़ाद कश्मीर के अंदर देखें कि PTI अपना उस तरीके से हवा जो पूरे कश्मीर के अंदर नहीं चला सकी, उसकी बुनियादी वजह यही है कि अगर आप देखें तनवीर इलियास साहब की एंट्री के बाद बैरिस्टर सुल्तान साहब जिन्होंने डे फर्स्ट से पार्टी को ऑर्गेनाइज किया पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो एक कहा जा रहा था कि वो एक लीडर हैं बड़े, वही जिस तरह बाकी जमातों के। तो तनवीर इलियास साहब की एंट्री के बाद वो जो ताकत का मरकज है डिवाइड हो गया। तो जो लोग हैं ना, मैं जुल्फिकार साहब से भी जरा इसी पे कमेंट ले लेता हूँ इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ। जुल्फिकार साहब, ये क्या वाकई अपसेट होने जा रहे हैं जो सिजाद साहब बता रहे हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की सियासत में इस वक्त कुछ भी हो सकता है, और ये जो यहाँ बरादरियों की सियासत और एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत की सियासत है। लेकिन 15 बाग की मैं बात कर रहा हूँ, सरदार तनवीर इलियास वर्सेस मुश्ताक मिनाज साहब। देखिए, तनवीर इलियास साहब जो है वो पहली मरतबा उस हल्के में तशरीफ लाए। गो के मुश्ताक मिनाज साहब भी वहाँ से पहली मरतबा आके जीते, लेकिन मुश्ताक मिनाज वहाँ के रहने वाले थे और वहाँ उनका आना जाना बहरहाल वैसे जर्नलिस्ट उनको लोग जानते थे। तनवीर इलियास को किसी और वाले से लोग जानते हैं, और तनवीर इलियास पहली मरतबा उस हल्के में आए, और सिर्फ एक बुनियाद पे तनवीर इलियास को लोग जो है वहाँ पे वो वोट करेंगे या उसको वोट देंगे अगर तनवीर इलियास साहब जीते हैं। उसकी वजह यह है कि लोग ये समझते हैं कि इनको शायद ये स्कीमें, ये जो छोटे मोटे जो फंड में करप्शन होती है, शायद तनवीर इलियास वो नहीं करेगा। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक अच्छे अदारे बनाने की कोशिश की, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनको इन्वेस्टमेंट बोर्ड में रखें, शायद इलाके की तकदीर बदल जाए, टूरिस्ट आ जाए, कोई बेहतर हो। और फिर ये वो हल्का है जहाँ पे लोग नया तजर्बा करते रहते हैं। लेकिन इस हल्के में एक और भी अहम बात है, कोई जो राजा यासीन साहब हैं, राजा यासीन साहब के साथ सरदार कमर ज़मान का जो बेटे हैं वो भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी को आप यहाँ इस हल्के में माइनस नहीं कर सकते। यहाँ से कमर साहब कई मरतबा ये नशिस्तें में जीत चुके हैं, और जो दोनों यानी इस वक्त जो हम ये कहते हैं कि मरियम नवाज के आने से नून लीग को कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, PTI को बड़ा नुकसान हो गया। और वो PTI का जो वोट जो PTI से टूटा, अगर वो नून लीग को नहीं भी आता तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकता है। ठीक है, सरदार जुल्फिकार साहब इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, और जिस हल्के के ऊपर जो है जो कांटेदार मुकाबले उनको हम डिस्कस कर रहे हैं ज़रा। और जो सरदार साहब ने बात की अहले 15 बाग, सरदार तनवीर इलियास, और ख़ास तौर के ऊपर उसमें मुस्लिम लीग नून की मुश्ताक मिनाज, यहाँ पे भी बड़ा कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। लेकिन जिस तरीके से सयाद क़य्यूम ने कहा कि यहाँ पे जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा यासीन है उनका इस वक्त जो है वो कुछ पलड़ा या कुछ सिलसिला जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन वक्त बताएगा कि आगे चल के नताइज क्या आते हैं। एक ब्रेक लेंगे नाजरीन, ब्रेक के बाद आएंगे मुजफ्फराबाद से। यहाँ आज इसके अंदर जो हम AJ के इलेक्शंस हैं उसकी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, न्यू टेलीविजन की एक बड़ी ट्रांसमिशन है। आप हमारे साथ रहिएगा, तमाम अपडेट्स और लम्हा बलम्हा जो सूरत हाल है और तज्ज़िये हैं आज के इस इंतखाबात के ऊपर, इंतखाबी अमल के ऊपर, उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए, आपसे फिर मुलाकात करते हैं एक ब्रेक के बाद। मुजफ्फराबाद से आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2021 न्यू टेलीविजन की ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचा रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं आज के इंतखाबी अमल के हवाले से, और ख़ास तौर के ऊपर ये आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन से वो उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला, और कौन सी जमात जो है वो इस वक्त कुछ ऐसी पोजीशन में नजर आती है जिसका पलड़ा भारी है। तारिक साहब, एक और कंस्टिट्यूंसी जो है जिसके ऊपर हम जरा बात कर रहे हैं, और वो है आपकी LA 12 चढ़ोई कोटली, जहां के कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद यासीन
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा रियासत जो कि मुस्लिम लीग नून के और शौकत फरीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अभी अभी हमने अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था और ये खबर भी अब चल रही है कि यहाँ पे इनकी गाड़ी पर फायरिंग भी हुई, अमन अमान का सिलसिला भी हुआ। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी इंपॉर्टेंट है? ये भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से चौधरी यासीन साहब माजी में स्वीप करते रहे हैं इलेक्शन। शायद ही कोई इलेक्शन वो हारे हों वहाँ से, बल्कि एक दफ़ा जब वो मैट्रिक की कदगन लग गई थी और वो इत्तेफाक से उनकी मैट्रिक की ये वो नहीं थी क्वालिफिकेशन, तो उन्होंने अपने एक कज़न को इलेक्शन लड़ाया था जो बिल्कुल नोवाइस थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और उनने भी सीट वो जीत ली थी उनके कज़न ने। ठीक, तो यहाँ मुझे नहीं लगता इनको मसला होगा। बड़े कद काट के लीडर हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर में उनको शुमार होता है। पिछले 5 साल वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे, उनका हल्के से कांटेक्ट भी मुसलसल और मुस्तकिल कांटेक्ट है। इन्वेस्ट भी करते हैं, बहुत वेल ऑफ हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको इतनी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन वहाँ जो अभी ख़तरा जो है, जिस हल्के में भी एक कारकुन की पीटीआई कारकुन की जान भी चली गई है, वायलेंस का वहाँ बहुत ख़तरा है। माजी में बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात होते रहे हैं वहाँ। साउथ में बहुत ज़्यादा वायलेंस का जो शिकायत आती रही है। नॉर्थ में जो हमारे ये पुंछ का डिवीज़न है और मुजफ्फराबाद का डिवीज़न है और वो मीरपुर का डिवीज़न जो इसको साउथ कहते हैं, राइट, वहाँ वायलेंस ज़्यादा है, क्योंकि वो पंजाब के साथ बहुत से हलकों का बॉर्डर है। पंजाब में इलेक्शन में बहुत ज़्यादा जो है वो होती है, मारा मारी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो हमारी बात है। सरदार जुल्फकार साहब, ये आज की जो ये तमाम चीजें से बहुत सारी कंस्टिट्यूंसीज हैं जिसके ऊपर, लेकिन मजबूरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वैसे क्या वेटेज आप देख रहे हैं? बिलावल साहब यहाँ पर आए, जिस तरह से आप हमने बात की कि मरियम साहबा यहाँ पर आई और नून लीग के वर्कर्स को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को चार्ज किया। बिलावल की मौजूदगी के बाद और यहाँ आने के बाद पीपल्स पार्टी की ओवरऑल जो सीट टेकिंग कैपेसिटी है, आपको क्या लगता है कि कितना वेटेज मिल जाएगा? देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है, नून लीग ने 5 साल गवर्नमेंट की थी, नून लीग के साथ लोग नाराज़ थे और मरियम नवाज़ के आने के बाद नून लीग चार्ज हुई है और नून लीग आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हल्कों में नज़र आना शुरू हुई है और तवक्को की जा सकती है कि नून लीग का मुकाबले की पोजीशन में आ गई है। अब जो मरियम ने तकरीरें की, उसका जो पीटीआई को जो नुकसान हुआ वो फ़ायदा पीपल्स पार्टी उठाएगी और फिर पीटीआई के अंदर अपने अंदरूनी इख्तलाफात हैं। फिर अली अमीन गंडापुर जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ जो कुछ कार्रवाइयाँ हुई, वो फिर इमरान खान साहब को खुद, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनको खुद यहाँ आके 2-3 जलसे करने पड़े और खान साहब के जलसों के बाद पीटीआई को यहाँ खासा बूस्ट मिला है, खासी बेहतर पोजीशन में चले गए, लेकिन वो मुजफ्फराबाद में नहीं आ सकें। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है, मेरा अपना ख्याल ये है कि इस इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नशिस्तें हैं, इस वक्त वो पीपल्स पार्टी निस्बतन बेहतर पोजीशन में है दीगर जो जमातें हैं उनके मुकाबले में, और पीपल्स पार्टी को बहुत सारे हल्कों में जो है वो उनके जो उम्मीदवार हैं वो बेहतर मुकाबला कर रहे हैं इस वक्त। आप जहां अगर आप देखें नून लीग या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या दीगर जमातों को, तो पीटीआई के कैंडिडेट्स का वो बेहतर, और बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहां पीटीआई के कैंडिडेट्स बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन पे हैं, कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है वो, चूँकि उनका कोई माजी का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है और उनके मद्दे मुकाबल बड़े कद काट वाले लोग हैं, और वहाँ से अगर पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है तो ये यकीनन एक मौजज़ा होगा। और इसी तरह नून लीग के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो बहुत कमज़ोर उम्मीदवार हैं, और अगर वो भी उनमें से भी कोई जीत जाए तो मौजज़ा होगा। ऐसी पोजीशन पीपल्स पार्टी के भी साथ 3 जमातें हो गई हैं, और 3 जमातें होने के बाद बहुत जो ताकतवर कैंडिडेट हैं वो कई जगहों पे नहीं मिल सके, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ 4-4, 5-5 जो नामी ग्रामी और बड़े ताकतवर कैंडिडेट हैं, तो ये थोड़ा सा इशू इस वक्त में आ रहा है। यानी ये और ज्यादा एग्रेशन है। बिल्कुल सर साहब, आपने बात की है। नाज़रीन, यहाँ पे मुजफ्फराबाद के अंदर जहाँ से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन आप तक हम पहुंचा रहे हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जो इलेक्शंस हैं 2021, हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, यहाँ खुद वो मौजूद हैं हमारे पास। यहाँ पर हमने उन्हें दावत दी, हमारे साथ वो आए। उनसे ज़रा लेते हैं कि मजमूई तौर के ऊपर माजी में भी उन्होंने यहाँ के इंतखाबात पर उनकी कवरेज भी की होगी, विजिट भी किया होगा, ऑन ग्राउंड मौजूद रहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खुद अपनी आंख से देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और आज भी वो इन इंतखाबात के ऊपर यहाँ मौजूद है। मुजाहिद बरेलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। थैंक यू। एक तो मैं हमेशा कराची और लाहौर के दानिशवरों को ये कहता हूँ, कोयटा गए नहीं हैं, कहते जी बलूचिस्तान आज़ाद होने वाला है। पेशावर गए नहीं हैं, वो कहेंगे तालिबान का कब्जा हो गया और ड्यूरन लैंड के उस तरफ। इसी तरह मुजफ्फराबाद आए नहीं हैं, यहाँ की डायनेमिक्स नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि जी धीर कोट रावला कोट किधर है, उन्हें चकोटी का शायद नहीं पता हो, इधर नहीं पता कि जी फासले कितने हैं। तो एक तो खैर मैं कोशिश ये करता हूँ, और हमारे सहाफ़ती उस्ताद कहा करते थे
कि उस जगह के बारे में कभी गुफ्तगू ना करो या उस शख्स के बारे में गुफ्तगू ना जी करो हाँ। जब तक उससे मिलो नहीं या वहाँ जाओ नहीं। और यही वो बुनियादी चीज है बुलबुल साहब कि जब तक आप देखेंगे नहीं, ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, तब तक आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। क्या देखा इस दफा इस इलेक्शन में, क्या देख रहे हैं बुलबुल देखिए, एक साहब? तो बहुत आज एक इंटरेस्टिंग बात यह है, सिंपल बात, ये लोग मेरे ख्याल ये समझेंगे, जिससे मैं जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ पहले होटल वाले से मिलूँ, आम आदमी से बात करूँ। मैंने कहा जी कौन सी पार्टी जीतेगी? कहते हैं पाकिस्तान वाली। मैंने कही पाकिस्तान की कौन सी पार्टी होती है? उनका मकसद था कि जो इस्लामाबाद में जिसकी गवर्नमेंट है जी। वो जीतेगी। और उसके पीछे एक तो हिस्टोरिकल पस मंजर ये है कि 2008 में पीपल्स पार्टी जब इस्लामाबाद में थी तो गिलगित में भी जीती, कश्मीर में भी जीती। ठीक। 2013 में जब नून लीग इस्लामाबाद में थी, गिलगित में भी जीती, बल्तिस्तान में भी जीती, सॉरी कश्मीर में भी जीती। अब 2018 में जब हमारे खान साहब आए तो आप, लेकिन एक अच्छी बात ये करी कि उन्होंने इस गवर्नमेंट को डिस्टर्ब नहीं करा, यहाँ के प्रेसिडेंट को नहीं हटाया, लेकिन गिलगित में जीते। और इसीलिए एक आम परसेप्शन ये है, अब उसके जो भी आप लोगों की अपनी उसकी साइकी देख लें, उनकी डायनेमिक देख लें, वो इशू रिलेटेड देखते हैं, तो वो ये तवक्को कर रहे हैं कि जी अभी आई कांट से कि तहरीक इंसाफ को शायद अक्सरियत हासिल। यानी मुजाहिद साहब, ये जो रीत है या ये जो डायनेमिक्स चल रही है, आप समझते हैं कि इस बार चूंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक तरीके से, इससे पहले 2 पार्टी सिस्टम था, लेकिन इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ज्यादा चार्ज है, मरियम बीबी बहुत ज्यादा चार्ज रही, बिलावल चार्ज रहे, इसलिए और ज्यादा एग्रेशन भी है और वोटर्स में चार्ज भी बहुत ज्यादा है। कोई अपसेट नजर आता है आपको, या फिर यही रीत चलेगी कि पीटीआई विल बी इन दी पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट? अगर ऐसा नहीं होता तो इसको मैं एक मिरेकल कहूंगा। और पहले सियासत में मुआवजे नहीं होते थे, अब सियासत में मुआवजे भी होने लगे। तो मसलन जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुजाहिद अव्वल की जी, वो कॉन्फ्रेंस जिनको इल्म होगा, जो यहाँ कश्मीरी जानते हैं, 1946 में फिर उनकी कितनी कुर्बानी थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही जीतती थी। और मेरे ख्याल में एक बहुत गलत बात ये वतीर पड़ गई और इसको आगे सोचना पड़ेगा कि कश्मीर में बैठकर ये पाकिस्तान की सियासत करते हैं। एक पार्टी, दोनों सब पार्टियां मोदी का यार कहती हैं, वो कितने एंजॉय कर रहे होंगे कि नून लीग पील पार्टी। आज एक और दूसरी चीज बात है, अगर वो वाकई समझते, आप देखिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे पता है कि ट्रांसमिशन में जी हाँ, तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग और पील पार्टी के अगर दोनों उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं, यानी अपोजिशन के, महला तौर पर कॉमन आदमी भी जानते हैं, वो डिवाइड होंगे और फायदा तहरीक इंसाफ को होगा। तहरीक इंसाफ एज सच ग्राउंड में वाकई उस तरह नहीं है जिस तरह पीपल्स पार्टी का मैंने लास्ट जलसा देखा, जो बिलावल साहब का लास्ट जलसा देखा, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। लेकिन एक तो मैंने ये साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आप आ गए, आपने हमारी ट्रांसमिशन को जो है वो इज्जत बख्शी और आपने अपना जो भी मुख्तसर तजिया था वो पेश किया। चुके इस वक्त के इस हिस्से की ट्रांसमिशन का वक्त हमारा खत्म हो रहा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ पर आए, अपना वक्त निकाल कर आए। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, सजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, तारिक नकाश इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी न्यू टेलीविजन के ऊपर, आप देखते रहिएगा इसको, क्योंकि तमाम सूरत हाल हमारी स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसको अपडेट्स हम कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड से हमारे करस्पॉन्डेंट्स, हमारे रिपोर्टर्स आप तक तमाम सूरत हाल को रखेंगे। अब इस वक्त की ट्रांसमिशन के हिस्से के लिए फरीद रईस को इजाजत दीजिए, लिए चलेंगे आपको न्यूज ब्रेक। पाकिस्तान में मुकीम 4,03,456 कश्मीरी वोटर्स भी अपने नुमाइंदों के इंतखाबात के लिए हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लाड़काना में सिर्फ एक खातून वोटर के लिए भी 16 रुकनी इंतखाबी अमले पर मुश्तमिल पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। लाड़काना के शेख मोहल्ला की रिहायशी वाहिद रजिस्टर्ड वोटर खातून समिया परवीन आज अपना वोट कास्ट करेंगे। मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कराची से आसिम अशरफ हैं, लाहौर से रूबा अरूज हैं, रावलपिंडी से आयशा शुएब हैं, गुजरावाला से मोहम्मद असलम हैं, कोयटा से इस्मत अमान समालानी है, मुल्तान से अदनान हैं, अटक से यासिर मकसूद हैं और पेशावर से लिहाज अली है। सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का, वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। बताइएगा आसिम अशरफ, कराची में इस वक्त टर्न आउट कैसा है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बड़ा इंतखाबी मार्का जारी है, लेकिन उसी इंतखाबी मार्के के 2 छोटे महाज LA-34 और LA-40 जो है वो कराची में भी रखे गए थे। इस वक्त जो है मैं LA-40 के जो है वो और LA-34 के जिन पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, गुलशन इकबाल का ये एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर LA-40 पर जो पोलिंग स्टेशन नंबर 16 है वहाँ पर अभी तक सिर्फ 6 वोट कास्ट हो सके हैं, जबकि LA-34 का जो पोलिंग स्टेशन नंबर 26 है वहाँ पर ताहाल कोई वोट कास्ट नहीं हुआ है। सिक्योरिटी यहाँ पर जो है वो ज़्यादा रखी गई है किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए। और जो हमारे साथी का रुख करेंगे लाहौर से, जहाँ रूबा अरूज हमारे साथ मौजूद है। रूबा अरूज, आप कहिएगा आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और कितने वोटर्स अभी तक अपना वोट डाल चुके हैं?
जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लाहौर की 2 नशिस्तों पर पोलिंग का सिलसिला जारी है। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर में 2 नशिस्तों के लिए 22 उम्मीदवार मैदान में है। 25 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और वोटर्स की तादाद 9000 से ज़ायद है। 2 सीट्स हैं, जम्मू 1 और वैली 2, जिसके लिए कैंडिडेट्स जो है वो मैदान में है। यहाँ पे वोटर्स मौजूद हैं, खुद जो है वो सपोर्टर्स मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं, कितना टर्नआउट रहा, गहमा गहमी कैसी है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टर्नआउट है और लास्ट टाइम भी दीवान गुलाम मुहिउद्दीन साहब। ठीक है रूबा, आप हमारे साथ रहेगा। रावलपिंडी का रुख करते हैं। रावलपिंडी से आयशा शुएब हमारे साथ है। आयशा बताइएगा, रावलपिंडी में टर्नआउट कैसा है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में रावलपिंडी के 3 हलके शामिल हैं, जिनमें LA 39, LA 44, LA 43 शामिल है, जिनमें LA 39 में वोटर्स की तादाद जो है वो 36,000 से ज़ायद है, जबकि इसके साथ साथ LA 43 में कुल वोटर्स की तादाद 2450 से ज़ायद है। इसी तरह LA 45 वैली 4 के जो कुल वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 6000 से ज़ायद बताई जा रही है। पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात हैं। तमाम जो शहरी हैं वो भी देख रहे हैं, उनकी जानिब से जो टर्न आउट है वो इस वक्त जो है वो खासा कम नज़र आ रहा है, लेकिन सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात हैं। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर अपना। ठीक है आशा, हमारे साथी का रुख करें गुजरावाला का, जहाँ से मोहम्मद असलम ने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद असलम, आप कहिए गुजरावाला में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का जो मैदान है वो सज गया है। LA 35 जम्मू 2 में गुजरावाला में भी जो इलेक्शन हो रहे हैं, सुबह सवेरे हमने देखा है कि जो वोटर और सपोर्टर है उनकी तादाद बहुत जो है कम नज़र आई, लेकिन जो जो वक्त गुजरता जा रहा है अब जो है वोटर्स की तादाद जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। जो बाहर इंतखाबी कैंप है वहाँ भी जो वोटर और सपोर्टर है उनकी तादाद देखने को मिली है, लेकिन जो वोट कास्ट करने के लिए वोटर आए हैं उनकी भी काफ़ी तादाद जो अब नज़र आ रही है। ताकि गुजरावाला के जो नौशहरा विरका और वजीराबाद के इलाके वो देहाती इलाके हैं, वहाँ जो सुबह से लोग जो अपने काम काज के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद जब काम काज करने के बाद वापस आते हो तो फिर वो जो है पोलिंग स्टेशन का रुख करते हैं और वहाँ जाकर अपना वोट जो कास्ट करते हैं। सारी लोगों से बात हुई है, उससे यही पता चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून और तरीके इंसाफ के दरमियान। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। कोयटा का रुख करेंगे। कोयटा से इस्मत अमान समालानी हमारे साथ है। इस्मत बताइएगा, कोयटा में क्या सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को लेकर? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जो है शुरू हो गया है। यहाँ पर सिर्फ 2 हलकों की जो है पोलिंग का किया जा रहा है, यहाँ पर जिनमें वैली 1 और जम्मू 1 के लिए पोलिंग का जो अमल का आगाज़ किया गया है। बलूचिस्तान के 7 अजला में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सिक्योरिटी की भी काफ़ी जो हम देख रहे हैं सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है उनके तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है और तमाम जो वोट कास्ट करने आ रहे हैं उनको जो सख्त चेकिंग के बाद ही अंदर जो है दाखिल होने दिया जा रहा है। पूरे बलूचिस्तान में 2500 के करीब जो है वोटर्स है जो है वोट आज जो है कास्ट करेंगे। जो तमाम यहाँ पर जो जमायतें हैं वो पुरुम्मीद है, उनका कहना है कि उनकी ही नुमाइंदे जो बलूचिस्तान से वोट लेंगे और उनकी नुमाइंदे। ठीक है, इस पर हमारे साथ ही लेकर रुख करेंगे मुल्तान का, जहाँ से अदनान ने हमें ज्वाइन किया। अदनान, आप कहिएगा सुबह से ही पोलिंग का अमल जारी है, अभी तक कितने वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान के 4 पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। 350 के करीब वोट कास्ट हो चुके हैं और जो पोलिंग कैंप लगाए गए हैं वहाँ पे अब कारकुनान और वोटर्स का पारा काफ़ी हाई दिखाई दे रहा है। कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे हैं। बात भी कर लेते हैं, कहाँ पे कुछ वोटर्स हैं कि वो किसको वोट देंगे और जीत किसकी होगी, बताइएगा। हम मियाँ नवाज शरीफ को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को हम उनको एडवांस मुबारकबाद देते हैं कि आज मुल्तान में मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह विन करेगा, मुल्तान से जीतेंगे। ये है कारकुनान का जज्बा और तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने अपने पार्टी की जीत के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। 1569 जो है वो कश्मीरी बिरादरी वोटर्स हैं वो अपना हक राय इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शाम तक उम्मीद है कि जो 1500 वोटर्स हैं वो आराम से अपना वोट कास्ट कर लेंगे और जो कारकुनान हैं वोटर्स हैं वो तो जीत के लिए दिखाई दे रहे हैं अपने अपने उम्मीदवारों की। अब देखना ये होगा कि शाम को जब रिजल्ट आएगा तो जीत किसकी। हमारे साथ रहिए। अटक का रुख करते हैं। अटक की सूरत हाल जानेंगे यासिन मकसूद से। यासिन मकसूद, बताइएगा अटक में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला अटक में भी जम्मू कश्मीर में होने वाली पोलिंग वोट का अमल जारी है। ज़िला भर में कश्मीरी मुहाजिरीन के कुल 3800 से लेकर 4000 के लगभग वोट मौजूद हैं और ज़िला भर में जो सबसे ज़्यादा वोटर हैं वो तहसील पिंडी गेम में तकरीबन 1800 के करीब हैं। इसलिए जो सबसे ज़्यादा कांटेदार मुकाबला होता है वो इसी तहसील में है। और ज़िला भर में जो इस वक्त मुकाबला जारी है उसमें मुस्लिम लीग नून और तरीके लब्बैक के दरमियान देखने में मिल रहा है। जम्मू 6 से उम्मीदवार राजा सदीक जो कि ज़िला अटक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका पलड़ा इसलिए भारी है कि राजा सदीक 2003 में ज़िला अटक से चेयरमैन रह चुके हैं। दूसरी जानिब
बात की जाए दीगर जमातों की तो तहरीक इंसाफ के सपोर्टरों में कोई खास गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, जबकि पीपल पार्टी के उम्मीदवार भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करूँ मजीद तो इसमें जमात इस्लामी जो है वो ठीक है, यासिर हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर का रुख करते हैं। लिहाज अली ने हमें जान के लिहाज आप कहेगा पेशावर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जिस वक्त मैं पेशावर में मौजूद हूँ, पेशावर में आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए इस वक्त इंतखाबी अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला में पोलिंग स्टेशन कायम की गई है और इनमें से 3 पोलिंग स्टेशन जो है वो पेशावर में, 3 में से एक खवातीन, एक मर्दों के लिए और एक मुश्तरका LA45 और LA39 के लिए बराह रास्त इंतखाबी अमल जारी है। इस वक्त उसामा जफर, जिसे पेशावर सिटी नंबर 2 स्कूल कहा जाता है, वहाँ के बाहर में कड़ा इंतखाबी अमल जारी। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल नासिर और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है अब्दुल माजिद, उनके कारकुनों के माबैन हाथापाई हुई थी। जिसके ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। कराची से आसिम अशरफ, लाहौर से रूबारू, रावलपिंडी से आयशा शुएब, गुजरांवाला से मोहम्मद असलम, कोयटा से इस्मत अमान सबालानी और अदनान याकूब थे, मुल्तान से अटक से यासिर मकसूद, पेशावर से लिहाज अली, आप सबका बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला में अलीपुर चट्टा पोलिंग स्टेशन पर लीगी और तहरीक इंसाफ कारकुनान लड़ पड़े। पोलिंग स्टेशन के अंदर एक दूसरे को थप्पड़ मारे और कपड़े भी फाड़ दिए। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे शफकत इमरान से। जी शफकत, वाक़े के मुतालिक कहिए। वाकया जो है वो अलीपुर चट्टा पोलिंग स्टेशन के अंदर पेश आया है और अचानक से जो है वो एक दूसरे पर जो है वो थप्पड़ों की और घूंसों की बारिश शुरू होगी। बस इसमें यही बताया जा रहा था कि कुछ गैर मुतल्लका अफराद हैं वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर जो है वो रोका गया तो मना ना हुए, तो जिस पर दोनों तरफ से जो है वो बाकायदा एक हमला शुरू कर दिया गया और देखते ही देखते पोलिंग स्टेशन जो है वो बाकायदा एक जंग का मंजर पेश करने लग गया। वहां पर पुलिस एहलकारान जो है वो छुड़ाने आए, लेकिन इसके बावजूद जी शफकत, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ एक ब्रेक लेंगे।